प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार अलीवर्दी खां बंगाल का शासक बना। 3 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है, तीनों बेटियों के पति भी नहीं है। बड़ी बेटी के कोई बेटा या बेटी नहीं है। मझली बेटी के बेटा शौकतगंज था। सबसे छोटी बेटी के बेटा सिराजुद्दौला था, जिसे अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है, शौकतगंज को हरा देता है। इस प्रकार नवाब बन गया है। अब हम देखते हैं कि बंगाल में जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां हैं उनकी स्थिति क्या है। थोड़ा पृष्ठभूमि में चलते हैं। कल तक आगरा के या दिल्ली के मुगल सम्राट बड़े ताकतवर थे, इसलिए सारे भारत के ऊपर अच्छा नियंत्रण था मुगल बादशाहों का। और मुगल काल में ही ये यूरोपीय व्यापारी, चाहे पुर्तगाली हैं, फ्रांसीसी हैं, अंग्रेज हैं, ये भारत में मुगल काल में ही आए हैं। और अंग्रेज व्यापारियों ने मुगल काल में आकर बंगाल में अपनी व्यापारिक बस्तियां या कोठियां, कुछ भी कह लीजिए, वो भी स्थापित कर दी हैं, केंद्र बना लिए थे अंग्रेज व्यापारियों ने बंगाल में। क्योंकि हम बंगाल 1757 पर आ रहे हैं, इसलिए बंगाल पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये आ गए, कोई बड़ी नुकसान की बात नहीं थी। जब तक मुगल प्रशासन दृढ़ रहा भारत में, ये चुपचाप व्यापार करते रहे, क्योंकि जानते थे कि मुगल बादशाह ताकतवर हैं, इसलिए चुपचाप व्यापार करने में अपनी खैरियत समझी। लेकिन जैसे ही मुगलों के कमजोर होने के बाद बंगाल के स्वतंत्र नवाब बनने लग गए और इधर मुगल दरबार षड्यंत्र, गुटबंदी और का अड्डा बन गया। अंग्रेजों को, पुर्तगालियों को, फ्रांसीसियों को भारत में अपना रंग दिखाने का अवसर मिल गया। इसका फायदा उठाने लगे हैं। अब हम देखते हैं बंगाल में इन यूरोपीय, खासतौर पर फ्रांसीसी और जो अंग्रेज हैं, इनकी क्या क्या बस्तियां हैं। फ्रांसीसियों की बस्ती का नाम है चंद्रनगर। मैं लिख नहीं रहा, याद रहना चाहिए, चंद्रनगर। फ्रांसीसियों की बस्ती का नाम था चंद्रनगर और अंग्रेजों की बस्ती का नाम था विलियम वार्ड, यानी कि कलकत्ता कह लीजिए आप, फोर्ट विलियम और कलकत्ता। 1717 में एक मुगल सम्राट थे फर्रुखशियर। फर्रुखशियर से अंग्रेजों ने एक फरमान ले लिया था, एक आदेश पत्र ले लिया था, या आज्ञा पत्र कह लीजिए, एक ऑर्डर ले लिया था अपने हाथ में। स्पेशल ऑर्डर है अंग्रेजों के लिए, जिसमें इनको अपने माल पर चुंगी नहीं देनी। फर्रुखशियर बहुत ही कमजोर मुगल सम्राट है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं 1717 की बात कर रहा हूं। 1717 आते आते मुगल दरबार ऐसा गुटबंदियों का शिकार हो चुका है कि कहने को मुगल सम्राट हैं, लेकिन दूसरों के हाथों की कठपुतली बने हुए थे। तो 1717 के फरमान के द्वारा बिना चुंगी दिए व्यापार करने की सुविधा अंग्रेजों को, मैं सिर्फ अंग्रेजों की बात कर रहा हूं, अंग्रेजों को बंगाल में मिल गई है, जिसका जमकर दुरुपयोग भी अंग्रेज कर रहे हैं। अलीवर्दी खां जब बंगाल का नवाब था, उसने इस बात पर बड़ा ध्यान दिया था कि कर्नाटक और हैदराबाद की घटनाओं को बंगाल में अंग्रेज और फ्रांसीसी दोहरा नहीं पाए। मेरी धरती को राजनीति का और युद्ध का अखाड़ा नहीं बनने दूंगा। नवाब अलीवर्दी खां इस बात को लेकर सचेत था, इसीलिए मरने से पहले
अपने नाती सिराजुद्दौला को भी समझाते हुए अलीवर्दीन खान ने कहा था कि तुम इन अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को इस धरती पर ज्यादा शक्ति संचय मत करने देना, इनको ताकत मत बनने देना, वरना ये धरती तुम्हारी नहीं रहेगी। चलिए, अलीवर्दी खान तो चला गया। अब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है। परिस्थितियां बदल गई हैं। 25 साल का युवा है जो नवाब है सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान जैसा अनुभव नहीं है। उसके चरित्र का अध्ययन आगे के बिंदुओं में हम करेंगे। थोड़ा सा यह देख लें कि प्लासी के युद्ध की तरफ बंगाल या भारत आगे कैसे बढ़ा। इसके लिए अंग्रेज बड़े शातिर हैं और उनका इतिहास पढ़ेंगे तो वे दर्शाने का प्रयास करेंगे कि सारी गलती आपकी होती थी, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। जबकि सारा षड्यंत्र अंग्रेज बड़ी सफाई के साथ करते थे। हमें ही, हम भारतीयों को ही भारतीयों से लड़वाकर कहते थे आपस में आप लड़ रहे हैं, हमें तो मजबूरन बीच में आना पड़ा। और बदकिस्मती से हम भारतीय इस तथ्य को समझ भी नहीं सके। चलिए, क्या षड्यंत्र रच रहे हैं सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेज, थोड़ा सा इस पर चर्चा करना आवश्यक है, फिर आगे हम चलते हैं। शौकत जंग जो कि सिराजुद्दौला की बीच वाली मौसी का बेटा है, पूर्णिया का शासक था, जो नवाब बनना चाहता था और जिसने मुगल सम्राट से बंगाल का नवाब बनने की सनद, अधिकार पत्र, फरमान भी प्राप्त कर लिया था। सिराजुद्दौला ने युद्ध में हरा दिया, शौकतगंज को हार गया था। हारने के बाद वो अंग्रेजों की शरण में चला जाएगा। सिराजुद्दौला का जो सेनापति है, अब कमाल देखिए, एक राजा की ताकत सेनापति होता है और सिराजुद्दौला का सेनापति है मीर जाफर। आगे ये नाम वापस फिर आएगा, मीर जाफर। पहले मैंने शौकत जंग कहा, इसको गंज भी लिखा मिलेगा। ये मीर जाफर ने भी अंग्रेजों के साथ सांठ-गांठ कर ली है। अब आप देखिए, दो आदमी घर के और दोनों ने अंग्रेजों के साथ सांठ-गांठ कर ली है। अंग्रेजों के साथ कर नहीं ली, बल्कि अंग्रेजों ने जो भी सिराजुद्दौला का विरोधी है उसको अपने पाले में करते चले जा रहे हैं। चलिए, अब मौसी घसीटी बेगम की बात कर लेते हैं। वो भी नाराज है क्योंकि वो भी शौकत जंग को ही नवाब की गद्दी पर बिठाना चाहती थी। वो भी अंग्रेजों के साथ आ गई। उसका दीवान है राजवल्लभ और राजवल्लभ दीवान का बेटा है कृष्ण वल्लभ। ये बाप बेटा जो कि बड़े प्रभावशाली हैं, ये भी अपने समर्थकों के साथ शौकतगंज के साथ अंग्रेजों से मिल गए हैं। इसी के साथ साथ चूंकि सिराजुद्दौला मुसलमान था, कुछ हिंदू व्यापारी नाराज थे। हिंदू व्यापारियों का भी समर्थन प्राप्त कर लिया अंग्रेजों ने। अब देखिए, हम अपने छोटे से स्वार्थ के लिए राष्ट्र के विरुद्ध कहां तक जा सकते। अंग्रेजों ने नाराज सिराजुद्दौला से नाराज हिंदू व्यापारियों का भी समर्थन प्राप्त कर लिया। चलिए, इतना ही बहुत ठीक होता तो ठीक था। हिंदू व्यापारियों को लालच क्या दिया? हिंदू व्यापारियों को अंग्रेजों ने कहा कि यदि बंगाल में हमारी सत्ता स्थापित हो जाती है तो हिंदू व्यापारियों, हम आपको स्पेशल फैसिलिटी देंगे, विशिष्ट सुविधाएं देंगे।
समझने की बात थी, जो खुद व्यापारी हैं वो दूसरे व्यापारी को सुविधा देगा, अपना व्यापार चौपट करेगा क्या? लेकिन था हिंदू व्यापारी बेकाबू में आ गए जब अंग्रेजों ने विशिष्ट सुविधा का लालच दिया। कुल मिलाकर दक्षिण में कर्नाटक और हैदराबाद राज्य में जो किया है अंग्रेजों ने, उसी को बंगाल में दोहराने का इंतजाम कर लेना चाहते हैं। इसी बीच मौसी घसीटी बेगम का खजाना, बहुत बड़ा खजाना था मौसी घसीटी बेगम के पास। उसको लगा कि सिराजुद्दौला मेरे खजाने पर अधिकार कर लेगा, मैं उसके खिलाफ जा रही हूं। तो ढाका से जो राजवल्लभ दीवान है, उसका बेटा है कृष्ण वल्लभ, वो मौसी घसीटी बेगम का खजाना लेकर अंग्रेजों की शरण में पहुंच गया है। सिराजुद्दौला को पता चला, उसने आरोप लगाया कि यह ढाका से चुराकर कलकत्ता लाया गया है, ये तो चोरी है। मेरे राज्य के अंदर मेरे मौसी का ये खजाना था और आप लोग अंग्रेजों के पास कैसे ले जा सकते हैं? और अंग्रेज आप कैसे ये खजाना ले सकते हैं? आप तो यहां कुछ चंद दिन पहले आए हैं और व्यापार करने के लिए आए हैं। तो अंग्रेजों ने कहा कि हमने किसी को नहीं कहा, ये आए हैं हमारे पास तो हमने इनको शरण दी है, हमने इनको कुछ नहीं कहा, ये खुद चलकर आए हैं हमारे पास। समझने की बात है, कर अंग्रेज रहे हैं, आरोप हम पर लगाएंगे। चलिए आगे कुछ पॉइंट आएंगे, फिर मैं ज्यादा विस्तार से आपको समझा पाऊंगा। इधर सिराजुद्दौला का खजाना कुछ खाली है। वो बंगाल के खास तौर पर हिंदू व्यापारियों से बलपूर्वक धन एकत्रित कर रहा था। और आप समझते हैं कि वो राजाओं का शासन था, ऐसा किया जाता था। लेकिन धन एक ऐसी चीज है कि जबरदस्ती किसी की जेब से निकालेंगे अकारण ही तो परेशानी तो होगी। और बलपूर्वक धन एकत्रित कर रहा है सिराजुद्दौला और अपने राजकोष को संपन्न करना चाहता है। इसी बात से बंगाल का एक बहुत बड़ा व्यापारी था जो जगत सेठ के नाम से प्रसिद्ध था, अमीचंद, वो व्यापारी दुखी हो गया और दुखी होकर ऐसे नवाब को हटाने की सोचने लगा, षड्यंत्र करने लग गया। ये जाकर बैठ जाएगा अंग्रेजों की झोली में। अब अंग्रेजों ने उन सभी व्यापारियों को, रईसों को, अमीरों को अपने यहां शरण देनी शुरू कर दी जो सिराजुद्दौला से नाराज थे। मतलब ये कि जो सिराजुद्दौला से नाराज है उसको अपने पक्ष में करके अपना पलड़ा मजबूत कर रहे थे अंग्रेज। तो अंग्रेजों पर यह सवाल उठता है कि आप सिराजुद्दौला पर दोषारोपण करते हैं कि युद्ध को उसने शुरू किया, तो आप ये बताइए कि आप किस हैसियत से सिराज के विरोधियों को अपने यहां शरण दे रहे थे। इसी तरह नवाब के अधिकारी उनसे कुछ गलत हो जाता या अपराध कर लेते तो सजा से बचने के लिए भागकर अंग्रेजों की शरण में चले जाते थे। गलती भी आप करो और नवाब के विरोधी के साथ जाके, अंग्रेजों के साथ जाके मिल जाओ। इसी प्रकार अंग्रेजों ने जो ये कुचक्कर चला रखा था, सिराजुद्दौला इससे बड़ा रुष्ट हुआ। तो मैं यहां कुछ माध्यम से, मैंने नामों के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि बंगाल की सत्ता को हथियाने के लिए अंग्रेज शुरू से ही सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। बाकी इससे अगले वीडियो में। थैंक यू।